और लगभग दूसरे आपके यूपी के भी काफी जिले कवर हो चुके हैं। तो सभी जगह अपनी ये मुहिम पहुंच भी रही है और लोग जुड़ भी रहे हैं। जुड़ने का मतलब ये नहीं है कि आपको शपथ दिलवा रहे हैं, हाँ जिसको जो इस विचार से सहमत हैं और जिनको लग रहा है कि वाकई में ये लोग कुछ करना चाहते हैं देश समाज के लिए, तो वो साथी आ भी रहे हैं। तो इसी कड़ी में मैं अभी आगे की व्यवस्था कि ये व्यवस्था खराब कैसी हुई, इस दलदल में फंसे कैसे, उसकी जड़ से लेकर आज तक, उसके बारे में अभी मैं बुलाऊंगा सोनी भाई को। वो आपको पूरे के पूरे सारे षड्यंत्रों के बारे में बताएंगे और सभी चीजों को बिल्कुल विस्तार पूर्वक आपको समझाएंगे और आप आशा करता हूं कि आप भी समझोगे अच्छे से। तो सोनी भाई आएंगे और आपको बताएंगे। लगा लो। सभी को नमस्ते जी, वंदे मातरम। अभी भाई ने अपने शब्दों में आपको थोड़ा थोड़ा बात जो है बताने की कोशिश करी है। कुछ साथी नए नजर आ रहे हैं जो पिछली मीटिंग में नहीं थे। एक बात मैं पूछना चाहूंगा, भाई कितने लोगों के मन में ऐसा आया होगा कि भाई ये जनता सरकार मोर्चा है, कोई राजनीतिक दल है, कोई राजनीतिक पार्टी है, ये लोग या तो वोट की बात करेंगे या सपोर्ट की बात करेंगे या आने वाले समय में जो है राजनीति में जाएंगे। भाई सीधा सीधा उद्देश्य है। इसका नाम जनता सरकार मोर्चा इसलिए रखा है कि जब तक जनता मोर्चे में रहेगी, जब तक वो हर मोर्चे को जीत लेगी, वो मोर्चा कोई भी हो सकता है। तो ये बहुत बड़ी मुहिम है, इसमें देश के लोग अब जाग रहे हैं। लेकिन एक कुव्यवस्था की जो हम बात करें, बात दो चरणों में रहेगी कि जब भारत में अंग्रेज आए उस वक्त ये भारत कैसा था। ऐसे कितने व्यक्ति यहां पे बैठे हैं जो ये मानते हैं कि भारत का भी विश्व गुरु था? इस बात को जानते हैं जी? भाई भारत का भी विश्व गुरु था, सोने की चिड़िया था। तो हम लोग ये बात तो जानते हैं कि भारत विश्व गुरु था, सोने की चिड़िया था, लेकिन इस बात की जानने की कोशिश नहीं करी, ना कहीं स्कूल यूनिवर्सिटी में पढ़ाया गया भाई क्यों था। भाई यहाँ फैक्ट्रियां ज्यादा थी या डॉलर छपते थे या ऐसा कोई सिस्टम था? भाई कोई तो सिस्टम रहा होगा इस देश का। एक तो इस चरण पे बात रहेगी कि उस समय में भारत कैसा था, जब अंग्रेज आ गए तब भारत कैसा बन गया, जब अंग्रेज छोड़ के चले गए तब भारत कैसा था। मैं अपनी बात शुरू करूंगा एक ही बात वहां से। भाई हमें ये पढ़ाया गया है, दिखाया गया है कि 15 अगस्त 1947 को जो है देश आजाद हुआ था, ऐसा सभी मानते हैं जी। अच्छा, यहां पे एक बात है कि देश आजाद हुआ किससे था? अंग्रेजों से, उनकी गुलामियत से उनकी। तो उसमें आपको ये चीज समझनी पड़ेगी कि भाई हम अंग्रेजों के गुलाम कैसे थे। या तो वो हमें मारते थे, पीटते थे, इस तरीके के गुलाम थे, या फिर उन्होंने एक व्यवस्था ही ऐसी बना दी थी कि मजबूर हो गए थे हम उनकी बात मानने के लिए। तो चर्चा यहीं से शुरू करेंगे कि भाई जैसे अंग्रेज आए लगभग 1757 के आसपास अंग्रेजों का पूरा कब्जा हो चुका था भारत पे। वो आए तो लगभग 16वीं शताब्दी में थे व्यापारी बनके, लेकिन देश पे कब्जा कर लिया। ऐसा क्यों हुआ कि भाई जब विश्व गुरु था, लड़ाके थे, योद्धे थे इतने बड़े बड़े, सबने इतिहास में पढ़ा होगा, गुरु गोविंद सिंह एक थे और बड़े बड़े क्रांतिकारी योद्धा हुए, जो ऐसा माना जाता था कि एक योद्धा मतलब कहीं कहीं 20-30 आदमियों के लड़ लेता था कि अल्लाह कोई दिक्कत वाली बात नहीं। लेकिन भाई गुलाम कैसे हो गए इतने समझदार व्यक्ति? गुलाम कैसे हुए, ये बात बड़ी महत्वपूर्ण है जाननी। ये था कि जो हमारा भारत था, जो यहाँ की प्रकृति के रहने वाले जो बसिंदे थे, जो लोग थे, वो नेचर को मानते थे। नेचर मतलब यूनिवर्सल लॉ, अंग्रेजी का शब्द यहाँ इस्तेमाल होगा कि भाई यूनिवर्सल लॉ, प्रकृति की या धरती या इनके द्वारा बनाया गया जो नियम जिस पे ये चलते हैं, वो नियम उस पे वो चलते थे। एक इनकी एक दायरा था, रहने का इनका सिस्टम था, वो प्राकृतिक लॉ को मानते थे। दिन की शुरुआत मानते थे, सूर्य उदय हुआ तो दिन की शुरुआत हुई, रात को 12 बजे का इनका जो आज मानते हैं वो ऐसा कोई सिस्टम नहीं था। तो वो इसी हिसाब से चलते थे। मतलब ज्ञान इतना भरा पड़ा था कि आपको आज भी एक देहात का, एक गांव का बुजुर्ग आपको ऐसी कला बता देगा जो आपको किसी यूनिवर्सिटी में देखने को वो मिलेगी ही नहीं। महिलाएं बैठी हैं, हमारी माताएं बैठी हैं, मैं इनके लिए एक बात कहना चाहूंगा कि मनियारी का काम करने वाले उस समय में महिलाएं हुआ करती थी, एक पूरा समाज था वो।
वो क्या करता था कि जो हमने देखा है कि चूड़ियां पहनाई जाती थी, आज भी आती होंगी शायद यहाँ पे यूपी में, तो मनियारी उसको बोलते हैं। जो उस समय की मनियारी थी ना, उसको इतना जबरदस्त ज्ञान था कि अगर वो जब आएगी तो आपके आंगन में बैठ के वो पूरी भट्टी लगा के, आपके घर में अगर शीशा टूटा हुआ है ना, उसको ठीक करके वो आपको घर में ही दे के चली जाएगी। अगर आज आपको ये काम कराना पड़ेगा तो इतनी बड़ी बड़ी इंडस्ट्री और फैक्ट्रियां लगी हुई हैं, लेकिन वो अनपढ़ जो कभी स्कूल नहीं गई, अनपढ़ बना दिया उन्होंने। लेकिन उस टाइम में कलाकार लोग वो थे, ऐसी ऐसी कला थी यहाँ पे। लोहा बनाने का काम हुआ करता था। वो आपने देखा होगा कि मेहरौली नाम के गांव में एक खंबा लगा है, आज भी उस पे जंग नहीं लगा है। वो चंद्रगुप्त के समय का है, अगर चंद्रगुप्त का इतिहास आप लोगों ने पढ़ा होगा। तो ऐसे मतलब कारीगर थे। तो जब अंग्रेज आ गए 1757 में, पूरे देश पे कब्जा कर लिया, बंगाल की स्टेट जो है धोखे से हड़प कर, मतलब इन्होंने युद्ध कोई नहीं जीता, गद्दारी ही की। और इनका लूटने का तरीका क्या था, जब ये 1757 के बाद जब लूटना शुरू किया कि किसी राजा के पास गए, राजा के पास इन्होंने कहा, एक नोट जारी किया कि भाई हम मित्रता कर लेते हैं, हम यहाँ से कुछ सामान खरीदेंगे, कुछ बेच लेंगे। एक नोट लिखा जाता था संधि का, उसको मतलब एक ट्रीटी ऑफ फ्रेंड, कुछ ऐसे नाम के वो नोट लिखा जाता था। मैं हिंदी में बता देता हूँ भी, दोस्ती का पत्र वो लिखा जाता था। उसमें यही लिखा जाता था कि अंग्रेजों की तरफ से कि ये राजा अच्छा है, बहुत अच्छे काम कर रहा है, हमारी इसके साथ मित्रता हो गई है और हम इसके साथ व्यापार करेंगे, ये सब अंग्रेजी में लिखा जाता था। और सबसे नीचे नोट करके लिखा जाता था कि जब ये राजा मर जाएगा और इसका ये पूरा स्टेट हमारा हो जाएगा, या इसकी संतान नहीं हुई तो ये इसका पूरा राज्य हमारा हो जाएगा। अगर आप इतिहास में देखोगे तो झांसी की रानी के साथ ऐसा ही हुआ था कि उनका पति का जो है स्वर्गवास हो चुका था, तो अंग्रेजों ने वो स्टेट हड़पने की कोशिश की, तो फिर बड़ी तगड़ी क्रांति हुई थी 1857 में। वहां पे भी आएंगे तो ये ऐसे ही लूटते थे। किसी सेठ का घर देख लिया, किसी उद्योगपति का घर देख लिया, वहां ये चिट्ठी भेजते थे, जैसे आज डाकू और लुटेरे भेजते हैं। वो तो फोन करते हैं आजकल के, तो वो चिट्ठी भेजते थे कि भाई हम आपके घर को लूटने आ रहे हैं, या तो आप हमें 20 करोड़ स्वर्ण मुद्राएं दे दो, नहीं तो हम आपके घर पे हमला करेंगे, लूट के ले जाएंगे। अगर कोई छोटा राजा था, उसने सोचा भी मेरे पास तो 200 करोड़ स्वर्ण मुद्राएं हैं, अगर वो मेरे पास हमला करेगा, मुझे लुटेगा, तो वो सारी ले जाएगा। भाई मैं इसको शांतिपूर्ण तरीके से दे दूं, मैं इसको शांतिपूर्ण तरीके से दे दूं तो मेरी बाकी बच जाएंगी। ऐसा चलता रहा। फिर उन्होंने उसके साथ भी मित्रता की कि मान लो जब हम किसी को रिश्वत देने लग जाएंगे तो उसके साथ हमारे संबंध अच्छे होते चले जाएंगे। उसके साथ भी मिला, उसके साथ भी ऐसा ही नोट हुआ तो उसको भी अपने साथ मिला लिया, 2 हो गए। ऐसे धीरे धीरे करते करते अनेक राजाओं को, जो डरपोक राजा थे, निर्वीर्य थे, उनको अपने साथ मिलाते चले गए। और किसानों पे अत्याचार हुआ, मजदूरों पे अत्याचार करते चले गए, कारीगरों पे अत्याचार हुआ, जो कपड़े के बुनकर थे, जो लकड़ी का काम करते थे, इन सब को वो मतलब जो कपड़े के बुनकर थे उनके अंगूठे काट लिया करते थे। ये स्कूल कॉलेज में नहीं पढ़ाया जाएगा, बाकी और बातें हैं जो कभी एकलव्य का अंगूठा मांग लिया होगा या कोई कारण रहा होगा, उसकी बात ज्यादा बढ़ा चढ़ा के की जाएगी। लेकिन जो अंग्रेजों ने देश को बर्बाद किया, अनेकों कलाकारों के अंगूठे काटे, उस पर बात नहीं करेगा कोई भी। अच्छा, ऐसे करते करते जी 1857 का समय आ गया। 1857 का जब समय आया तो उस समय लगभग पूरे भारत पे कब्जा तो हो ही चुका था और बर्बाद करने का सिस्टम इन्होंने बना लिया था। तो राजाओं की बात समझ में आई, जो उस वक्त राजा थे, भाई ऐसे तो ये देश को बर्बाद कर देंगे। जब तंग हो गए, परेशान हो गए देशवासी, तो इन्होंने, किसान भी परेशान हो गए, तो फिर उन्होंने अपने हाथ में दांतियां, कसी, जो भी उनको मिला, सब मिलके इकट्ठा हुए तो 1857 की क्रांति हुई। क्रांति होने के बाद इन्होंने जब शुरू हुई तो धीरे धीरे करके उसको दबाते चले गए। वो एक अलग बात थी। लेकिन इसमें हमें जो एक बात देखनी है, वो तो आप इतिहास में स्कूल में पढ़ने को मिल जाएंगी आपको बातें, लेकिन जो मुख्य बात है, 100 साल तक तो इन्होंने बिना कानून के लूटा। जो मैं आपको बात स्पष्ट करूंगा थोड़ी सी, 100 साल तक तो 1757 से लेके 1857 तक तो गुंडागर्दी से लूटा, अपनी फौज के दम पे लूटा और बेईमानी से लूटा, कोई कानून नहीं बना। उसके बाद 1857 के बाद जब
लगभग 3 महीने का वो समय था। नाना साहब पेशवा, अशफाकुल्ला, तात्या टोपे, रानी झलकारी बाई, ये सब ने मिलके क्रांति को लड़ा और अंग्रेजों को मार के भगा दिया यहाँ से। सब अंग्रेज खत्म हो गए थे, कुछ 5-4 बचे, वो लंदन पहुंच गए थे अपने आप को काला करके, क्योंकि गोरे व्यक्ति जो है उस अंग्रेज ही हुआ करते थे उस समय में, वो काली पोलत लगा के चले गए लंदन में जाके अपनी संसद में कहते हैं कि भी भारत में तो विद्रोह हो गया, अब हमारी वहां पे नई दाल गलने वाली है, तो क्या करें। फिर उन्होंने क्या किया कि जिनके साथ दोस्ती की हुई थी ना राजाओं के साथ, जो उनको रिश्वत देते थे और जिनके साथ मिलके वो समाज को तंग करते थे, लूटते थे, फिर उन्होंने कहा कि भाई हमारे लोग वहां पे बैठे हैं, हम उनसे बात करेंगे। उनके साथ बात की तो उन्होंने कहा कि आप आओ, आपका स्वागत है दोबारा, हम आपको 20 करोड़ स्वर्ण मुद्राएं, 100 करोड़ स्वर्ण मुद्राएं, अपनी सेना भी देंगे आपको, और आप आइए। और जो ये क्रांतिकारी हैं, झांसी की रानी लक्ष्मीबाई, नाना साहब पेशवा, अशफाकुल्ला, अपना बहुत ऐसे थे, नाम नहीं ले सकते क्योंकि करोड़ों की संख्या थी वो, जो अंग्रेजों ने जिनको कॉपी पे लिख के मार दिया, उनकी तो गिनती है लगभग जो लगभग 2010 का आंकड़ा था कि 7,32,780 क्रांतिकारियों को फांसी पे लटका दिया या तोप के मुंह से उन्होंने बांध के उसको उड़ा दिया। ये एक आंकड़ा है, लेकिन बिल्कुल डीपली जाके बात करेंगे उस पर तो वो करोड़ों में निकलता है, क्योंकि उन्होंने गांव के गांव बर्बाद किया अंग्रेजों ने। 3 महीने के बच्चे से लेकर 80 साल के बुजुर्ग तक उन्होंने काट दिया था, जिंदा नहीं छोड़ा था। आप श्री राजीव दीक्षित जी को अगर यूट्यूब पे सुनेंगे, जो बिठूर शहर है कानपुर के पास, वो नाना साहब पेशवा का गांव था, उस गांव में ऐसी ही तबाही की थी। आपको जगह जगह उनके चिन्ह आज भी मिल जाएंगे कि लाल रोड, इसी तरीके से लाल रोड का नाम रखा गया था कि बुलडोजर अपने क्रांतिकारियों के ऊपर चलाया गया था। हम लोग जो बात कर रहे हैं कि जब वो गद्दार राजा थे, उनके साथ संधियां उन्होंने की थी, जब वो भारत फिर उनके कहने पे आए, अपनी फौज दी उन राजाओं के। अगर हम उन पीढ़ी की बात करें आगे, तो वो आज राजनीति करते हैं देश में, सीएम, प्रधानमंत्री, फाइनेंस मिनिस्टर, उन्हीं के लोग बनते हैं जो वो गद्दार राजाओं के परिवार के लोग बचे हुए हैं, क्योंकि उनकी अंग्रेजों के साथ दोस्ती थी, मित्रता थी। तो क्रांतिकारियों की फिर मुखबरी करने शुरू हुए जब अंग्रेज आए कि भाई झांसी की रानी वहां लुकी हुई है, तात्या टोपे वहां है, अशफाकुल्ला वहां छिपा हुआ है, उसको ढूंढो और मारो। तो हमारे ही लोगों ने उनको बताना शुरू किया, तब अंग्रेजों ने मारा। फिर यहाँ पे जो मैं बात आपको बताने की और समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि 1857 के बाद उनकी संसद की सरकार चली यहाँ पे, मतलब उनके पार्लियामेंट की सरकार चली अंग्रेजों की। फिर इन्होंने कानून बनाया, इनकी मतलब ये पूरे डॉक्यूमेंट हैं, सबूत हैं पूरे, जो इनकी वार्तालाप चलती है तो वो उसको लिखते हैं। डिबेट चली इनकी, जब भाई अब भारत में जाएंगे तो ये क्रांति हुई कैसे, कि भाई इतना लोहा जला, इतनी तलवारें लगी, क्योंकि 4.5 करोड़ लोगों ने साथ दिया था, सबने मिलके काम किया था, हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई, जो भी उस समय भारत में रहे, तो इनको अंग्रेजों को मार के भगाओ, सबका अपना पूरा सहयोग था। 4.5 करोड़ लोगों ने उस क्रांति को लड़ा था। आप ये बात सोच के चलो कि अगर एक व्यक्ति के हाथ में एक तलवार भी थी तो वो लोहे से बनी होगी, गला होगा, पिंगला होगा, जमींदारों ने, किसानों ने उनको डोनेशन दिया तो तभी जाके वो क्रांति हुई थी, कि ऐसे तो क्रांति होती नहीं। भाई ये पैसा इतना जो दान दिया, ये आया कहां से? किसान से आया। तो किसान पे चुंगी का टैक्स लगा दो। चुंगी का टैक्स लगाया कौन सा? व्यापारियों पे टैक्स लगा दो, क्योंकि उद्योगपतियों ने टैक्स दिया, क्रांतिकारियों का साथ दिया था। जो वो टैक्स लगा वो कौन सा था कि एक गांव से दूसरे गांव में जाके सामान बेचना है, भाई उस पे टैक्स लगा दो। रोड टैक्स लगा दिया। नदी पार करनी है, उस पे पुल बना दिया तो उस पे टोल टैक्स लगा दिया। एक गांव से दूसरे गांव में जाके सामान बेचेगा, जिस गांव से सामान गया है वहां से एग्जैक्ट टैक्स उसको बोलते हैं, वो मतलब यहां से जाने का, निकलने का सामान जो इस गांव से गया है उसका टैक्स लगा दिया। एंट्री टैक्स लगा दिया अंग्रेजों ने। इस तरीके से उन्होंने लगभग 34-35 कानून बनाए थे। और अगर पूरे कानूनों की बात करें तो 1757 से लेकर 1947 तक, जहां तक इनकी सरकार चली, तो 34,735 कानून इन्होंने बनाए थे इस देश को लूटने के लिए। इस व्यवस्था को तैयार किया था कि यहां से लूट का माल सारा का सारा लंदन जाए और ये देश गरीब हो, भुखमरी में मरे, और वो लंदन अमीर हो, जिसका आज पौंड चलता है और वो लगभग सबसे महंगा माना जाता है। ऐसे करते जब 1857 में ये बात चल रही थी तो इन्होंने संसद की सरकार चलाई।
तो इस बात को आप ऐसे भी समझिए कि संसद की सरकार का मतलब चलना है इंग्लैंड की करेंसी यहां पे चली, भारत की करेंसी, भारत का रुपया, मोहर जिसको स्टैंप बोलते हैं ना, आज वो मोहर, सोने की मोहर हुआ करती थी, उसको खत्म किया गया, क्योंकि यहां तो राजा की मोहर चलती है। इसको समझने का एक और सरल तरीका है, मान लो ये भाई राजा है, इसके पास इसका राज्य है, इसका साम्राज्य है, ये भाई भी राजा है, इसका अपना साम्राज्य है, इसका अपना राज्य है, इसकी अपनी मोहर है, इसका अपना सिक्का है, इसकी अपनी कोई आईडी रही होगी उस समय में जो इसके नागरिक इस्तेमाल किया करते थे कि ये उस राज्य का व्यक्ति है। इस राज्य के व्यक्ति को कैसे पता चलेगा कि ये उस राज्य का व्यक्ति है? कोई तो उसका आईडी प्रूफ होगा। तो वो ऐसे चला करता था। यहां से 565 रियासतें मानी गई हैं, सबके राजा अलग अलग थे, उनका क्षेत्र अलग था, मोहर अलग थी उनकी, वो कागज सब अलग थे। अब इस राजा ने अगर इस छोटे राजा पे हमला कर दिया या इसको जीत लिया तो इसका जो है मोहर खत्म कर दी, इसका सिक्का खत्म कर दिया, इसकी जो आईडी प्रूफ था इसको खत्म कर दिया, अब इसका ही चलेगा। तो सेम 1857 में ऐसा ही हुआ था, हमारी करेंसी को खत्म कर दिया, हमारी मोहर को खत्म कर दिया, तो इंग्लैंड का रुपया भारत में चलने लगा। वो चलने लगा तो हमारा तो वो 11.64 मिलीग्राम का हमारा वो मोहर थी, हमारा जो सिक्का था, जो रुपया था, और इंग्लैंड की थी वो मात्र 8 ग्राम की थी। तो वहीं से हमारे रुपए को पंगलाकर जो गोल्ड था तोड़ के उसको उन्होंने अपने 8 ग्राम में ले आए, बराबर कर लिया। वहां की करेंसी यहाँ की करेंसी बराबर हो गई। इससे क्या समझ में आता है कि भारत की करेंसी खत्म हो गई, भारत का रुपया खत्म हो गया, भारत का पहचान पत्र खत्म हो गया, भारत के पास अब कुछ नहीं बचा। और ऐसे ही इन्होंने कानून बनाते शुरू कर दे, चले गए। दौर आ गया 1884 का। तो क्रांतिकारी तो उस समय भी थे, वो संगठन बनाते थे, योजनाएं बनाते थे कि भाई यार इन्होंने अपने देश की करेंसी खत्म कर दी, हमारे आने वाली पीढ़ियां, हमारी नस्लें तो बर्बाद हो जाएंगी, उनको तो पता ही नहीं चलेगा भारत था कैसा, ये कैसे विश्व गुरु था, यहाँ का क्या मानक स्टैंडर्ड था, वो तो सब खत्म हो जाएगा। तो वो लड़ते थे अंग्रेजों को, जो उनके प्रधानमंत्री जिसको आज बोलते हैं, उनको उस समय राजा बोला जाता था, तो राजाओं को कहीं घेर लिया, मार लिया, उसको उसका प्रोग्राम नहीं होने दिया। तो इन्होंने क्या योजना बनाई, 1884 में एक अंग्रेज ने एक संगठन बनाया, उसका नाम अंग्रेज का AOM था, पूरा वही नाम जो भाई ले रहे हैं AOM। उसने एक संगठन की स्थापना की, उस संगठन का नाम था कांग्रेस पार्टी, जिसको आज बोला जाता है। उसका उद्देश्य क्या था, पढ़ना आप उसको, मेरी भी बात पे यकीन मत करना, आप अपनी रिसर्च जब तक खुद नहीं करोगे तो आपको समझ नहीं आएगा कुछ भी। मैं तो आपको बता सकता हूं कि भाई ये रिसर्च इस तरीके से होगी। अगर आपको जहां लगे कि गलत है, बाद में भाई ने बोला था कि प्रश्नोत्तरी का समय रहेगा, आप पूछ सकते हैं। कांग्रेस की स्थापना होगी, कांग्रेस एक संगठन बन गया। उसका उद्देश्य क्या था कि ये क्रांतिकारी जो हमारे खिलाफ खड़े हो रहे हैं, भाई इनकी जानकारी हमारे तक कैसे आए। तो उस संगठन का निर्माण किया गया था कि इसमें भारत के लोगों को भी हम जगह देंगे और हमारे अंग्रेज भी रहेंगे। और वोटिंग सिस्टम का जो वो समय था, दौर था, वहां से शुरू होता चला गया कि जिसकी ज्यादा वोट हुई वही सत्ता में आता चला गया। MP MLA के इलेक्शन होने लग गए, बनने लग गए, और उसमें हमारे लोग भी जाने लग गए, इधर से अंग्रेज भी जाने लग गए। और जो वो हमारे लोग जाते थे फिर उनके साथ वो क्रांतिकारी मिला करते थे। चंद्रशेखर और नेहरू जी का संबंध तो आप जानते होंगे कि किस तरीके से उनको मरवाया गया था। तो ठीक उसी तरीके से 1884 में जब वो दौर था तो वो इसी तरीके का दौर था। अब बाद में फिर और संगठन बनने लगे, कानून ऐसे ही बनाते चले गए। अब इन्होंने 1861 में इंडियन पुलिस एक्ट बनाया कि भाई जहां पे वो क्रांतिकारी छिपे हैं उनको ढूंढने के लिए हमारे पास कोई तो होना चाहिए। जब वो यहाँ आए अंग्रेजों की मदद से, उनकी राजाओं की मदद से, तो उन्होंने संगठन बनाया, एक इंडियन पुलिस एक्ट बनाया कि उनको मोहर दी, अथॉरिटी दी गई कि आप जहां जहां क्रांतिकारी छिपे हैं उनको ढूंढ के लाइए, गोली मार दो उनको सीधा, कोई दिक्कत नहीं है, कोई समस्या वाली बात नहीं, हम आपके साथ खड़े। तो उसमें फिर इन्होंने, जब 1884 में कांग्रेस बनी तो सिफारिश मरवा के किन के माध्यम से, वो जो
हमारे लोग थे जो हमारे नेता उसमें शामिल होने लग गए थे, मतलब एक दिखावे के रूप में। उनको कहलवाया कि आप लोग ऐसे गांव में जाओ, बोलो कि भाई इंडियन पुलिस एक्ट में आप भी भर्ती हो जाओ, आप ये फार्म भर लो, आप स्कूली शिक्षा ले लो और गुरुकुल शिक्षा को खत्म कर दो। वो कैसे खत्म हुआ वो सब एक अलग विषय है, पर कानूनों की बात हो रही है कि भाई उन्होंने फिर क्या हुआ कि अपने लोग भी शामिल होने लग गए। किसने कहा? हमारे नेता ने। अंग्रेज ने नहीं बोला हमको कि आप लोग इसमें भर्ती हो जाओ इंडियन पुलिस एक्ट में, हमारे लोगों को पोस्टें दी गई, फिर उसमें भर्ती किया गया। अब दौर आ गया साथियों 1919 का। 1919 में जलियांवाला बाग कांड हुआ, गोलियां चली। वहां वो लोग क्या कर रहे थे कि वो एक बैठक कर रहे थे कि भाई मतलब 1857 के बाद इतना जबरदस्त गदर हुआ था भाई, उसमें कुछ हुआ ही नहीं, हम फिर अंग्रेजों के गुलाम हैं, हमारे लोग इनमें मिल रहे हैं, इनकी चाटुकारिता कर रहे हैं, ऐसे तो पीढ़ी दर पीढ़ी खत्म होती चली जाएगी, कुछ भी नहीं बचेगा। असली बात क्या है, जो असली सिद्धांत है उसका किसी को पता ही नहीं चलेगा। तो उन्होंने एक सभा की थी, सभा पे सैंडर्स ने गोलियां चलाई थी। तो यहां एक बात और मैं आपको कहना चाहूंगा कि वो गोली सैंडर्स ने नहीं चलाई थी। सैंडर्स बड़ा अधिकारी था, एसएचओ मान लो, एसपी मान लो, डीएसपी मान लो आज के समय का। उसने जो उसके नीचे चेले थे ना, चेले कौन? भारतीय छोटी पोस्टों पे थे, उनको कहा था कि गोलियां मारो इनको। तो सोचने वाली साथियों बात यह है कि हमारे ही लोगों ने हमारे लोगों को मारा था 1919 में, अंग्रेजों ने नहीं मारा। ऐसा भी समय आ गया। फिर एक समय तो वो था कि ईस्ट इंडिया कंपनी आई, उन्होंने मारा, 100 साल तक लुटा अपने ही लोगों के साथ मिलके। अब एक समय ऐसा आ गया 1857 के बाद कि हमारे लोग हमारे ही लोगों को मार रहे हैं इंडियन पुलिस एक्ट के जरिए। 1919 का दौर आया। अभी थोड़ा आगे और चलें, उनकी बर्बरता और ज्यादा दिखने लगी तो 1928 का दौर था। ये एक कानून लेकर आए थे, वो जो कानून आज यूपी में बन चुका है, मैं अभी आपको बताऊंगा थोड़ा सा विस्तार पे। वो कानून लेके आए थे कि भाई ये क्रांतिकारियां जगह जगह उत्पात मचाते हैं, और एक वो कानून सीधा ऐसा था कि किसी भी भारतीय व्यक्ति को उठाकर कौन सी जेल में रखेंगे, कहां रखेंगे, क्या उसके साथ करेंगे, उसके माँ बाप को भी नहीं पता होगा, रिश्तेदार को भी नहीं पता होगा। जैसे आज कहते हैं कि भाई उसको तो 3 महीने गायब है, कौन सी जेल में रखेगा। वो कौन सा कानून है यूपी में? यूपीएसएसएफ। ये कानून अंग्रेज लेके आए थे 1928 में। उस समय जो उनकी बुद्धि तेज थी, जो हमारे योद्धा थे लाला लाजपत राय, उन्होंने क्या किया कि ये कानून तो हमारे लिए लेके आ रहे हैं, लाला लाजपत राय को कौन सी जेल में रखेंगे पता ही नहीं चलेगा, घर के ढूंढते रह जाएंगे। भगत सिंह को कहां ले गए, घर के ढूंढते रह जाएंगे। चंद्रशेखर आजाद को कहां ले गए, घर के ढूंढते रह जाएंगे। राम प्रसाद बिस्मिल को कौन सी जेल में ले जाएंगे, क्या मारेंगे, उसका था पता नहीं, कुछ नहीं मालूम होगा। तो हमारे क्रांतिकारी ऐसे ही खत्म हो जाएंगे भाई, जो लड़ रहे हैं, जो बोल रहे हैं। तो लाला लाजपत राय ने लाहौर में शांति मार्च निकाला, उसका प्रदर्शन किया था, कोई तोड़ फोड़ नहीं की थी, कुछ नहीं किया था, शांति मार्च निकाल रहे थे। तो उन पे लाठी चार्ज हुई। लाठी चार्ज में 14 लाठियां लगी लाला जी के सर में, और उनको ब्रेन हेमरेज हुआ, उनकी मृत्यु हो गई। भगत सिंह को लगा कि भाई ये तो गलत हुआ है, लाठी चार्ज करने का जो नियम उस समय था वो टांगों से नीचे का था, तो इसके सर में जानबूझ के मारी है, ये तो हत्या है, इसका केस होना चाहिए। वो केस कराने के लिए गए तो केस नहीं हुआ। केस में रिपोर्ट निकल कर आई कि 1861 में जो इंडियन पुलिस एक्ट था उसके तहत भारतीयों को सेल्फ डिफेंस नहीं है, वो अपनी आत्मरक्षा नहीं कर सकते। अगर पुलिस लाठी चार्ज कर रही है, अगर लाठी को भी रोक लिया तो उसने कानून को तोड़ा है, पुलिस के कानून को, पुलिस को अपना काम करने से रोका है। तो इसमें इस कानून से उन्होंने बरी कर दिया। तो सैंडर्स को जो है फिर बड़ी उपाधि मिली। इसमें एक थोड़ी सी बात और करेंगे, जैसे जब 1800 ये इंडियन पुलिस एक्ट बन रहा था और क्रांतिकारियों को ढूंढ के लेके आते थे ना, मारते थे, जो पुलिस अफसर हुआ करता था उसकी पोस्ट बढ़ा दी जाती थी, एसएचओ से उसको बड़ा पद दे दिया जाता था, डीएसपी बना दिया जाता था। ऐसे ही सैंडर्स को बाइज्जत बरी किया और उसको सम्मान में पद और ऊंचा दिया कि भाई और बर्बरता से इस कानून का तो इस्तेमाल कर और मार इनको, भारतीयों को मार, ये तो चूहे हैं, कुत्ते हैं, ऐसे ही सड़ते रहेंगे, ये तो इनको मारो जितना हो सके। उसके बाद फिर भगत सिंह को लगा कि भाई अब हम न्याय करेंगे। उन्होंने योजना बनाई और सैंडर्स को गोलियां मारी, उसकी हत्या की। तो
तब उसको जाके न्याय हुआ। और फिर बाद में उन्होंने धारा सभा में बम फेंका, बम फेंकने से कोई मरा ही नहीं, वो आप लोग ज्यादातर जानते ही हैं, धुआं ही हुआ था, भगत सिंह को पकड़ लिया। लेकिन जिस आदमी ने गवाही दी थी उसके पोते पड़पोते सीएम बन जाते हैं हरियाणा का आज भी। और यही हो रहा है पूरे देश में। मैं नाम नहीं लूंगा कि वो कौन लोग हैं, आप समझदार हैं, समझ जाएंगे कि सीएम और ये कौन बनते हैं हरियाणा में ज्यादातर। तो समझने की और सोचने की बात यही है कि भाई जैसे वो इस्तेमाल करते थे 1800 इंडियन पुलिस एक्ट का, तो आज आप देख लीजिए। और भगत सिंह ने एक बात और कही थी, जब जेल में उनको रखा गया था, फांसी होने वाली थी, भगत सिंह ने कहा था कि भाई 10-15 साल में एक पत्रकार को ये रिकॉर्ड है आर्काइव में रखा हुआ है भारत की, हमने एयरटेल लगवा के उसको पढ़ा है, देखा है, आप भी निकलवा लेना। तो उसमें लिखा था कि भाई 10-15 साल, 15-16 साल में देश आजाद हो जाएगा। 1931 में कह रहा है भगत सिंह 15-16 सालों में देश आजाद हो जाएगा। लेकिन मेरी युवाओं से अपील है, मैं तो चला जाऊंगा, 19 जब देश आजाद होगा, आजाद होने के बाद ये इंडियन पुलिस एक्ट को खत्म कर देना चाहिए, इसको जला देना चाहिए। ये देश का कभी भी भला नहीं होगा। मैं युवाओं से अपील कर रहा हूं। क्या भगत सिंह का सपना पूरा हुआ? भगत सिंह का पूरा सपना पूरा तो नहीं हुआ, तो फिर कैसी आजादी, किस तरीके की आजादी? जब हमारे चंद्रशेखर का सपना पूरा नहीं हुआ, भगत सिंह का नहीं हुआ, लाला लाजपत राय का नहीं हुआ। लाला लाजपत राय की कैसी जान, किस तरीके से जान गई, किस कानून के तहत गई? आज हम लोगों के सोचने समझने की शक्ति इसलिए खत्म कर दी गई क्योंकि स्कूलों में, कॉलेजों में कहीं ये बात होती नहीं। किसी कोई जागरूक समाज बताता हो आपको, आपका एमएलए बताता हो ये बात, जो वोट मांगने आते हैं, ये इतनी बारीकी बात आपको मालूम हुई है? तो गड़बड़ी तो हुई है ना कहीं से। तो 34,735 कानून थे। अभी मैं बात करते हैं, दौर चलता गया, ऐसे ही हमारे क्रांतिकारी जो आजादी चाहते थे, संपूर्ण व्यवस्था बदलना चाहते थे, अंग्रेजों की इस कुव्यवस्था को बर्बाद करना चाहते थे, वो तो 1947 आते आते तक खत्म हो गए। मुखबरी करवा दी लोगों ने अपनी कुर्सी के चक्कर में, मरवा दिया उनको। लेकिन इस दौरान एक नेता हुआ था, असली नेता, नेताजी सुभाष चंद्र बोस, जिसने कहा था कि भाई अंग्रेजों को मार के ही नहीं भगाना है, इनकी इस व्यवस्था को भी खत्म करना है। इसलिए उन्होंने आजाद हिंद सरकार बनाई, आज आजाद हिंद फौज बनाई, और साथियों आजाद हिंद बैंक बनाया, आजाद हिंद करेंसी बनाई। भारत का असली रुपया, वही जो बर्बाद कर दिया था 1857 में, उसको बनाया सुभाष चंद्र बोस जी ने। क्या इस बात को मालूम है जी आपको वो कब जारी हुआ? आज तक चला हुआ है सुभाष चंद्र बोस जी का रुपया, खत्म नहीं हुआ वो। जितनी चीज ये बैंक के नोट है, लगभग 8,000, और सुभाष चंद्र बोस जी का 1 रुपया बराबर है। इतनी लूट हो रही है हम लोगों की, और हमें मालूम भी नहीं है, पता भी नहीं है। हमारे नेता आएंगे, पैसे बांटेंगे, हमारा पागल बनाएंगे, उल्लू बनाएंगे, जात के नाम पे लड़वाएंगे, धर्म के नाम पे लड़वाएंगे, और सिस्टम बर्बाद करके रख दिया है। हमें तो ये भी नहीं बताया गया, इतने पवित्र स्थल पे हम लोग बैठे हैं। मैं थोड़ा सा समाज की बात अगर करूं, प्रजापति समाज, भाई प्रजापति समाज के कितने लोग बैठे हुए हैं? वैसे मैं इस बात पे यकीन नहीं करता, सिर्फ एक बात बताना चाहूंगा अपनी इसी बात में, कि सबने मिलकर लड़ाई लड़ी है। मैंने पहले ही बोल दिया कि हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई जो थे उस समय में, सबने मिलकर लड़ाई लड़ी है कि हमारी। और एक बात और, कि 1905 में बंगाल ऑफ डिवीजन एक्ट अंग्रेजों ने पास किया था। साथियों, हिंदू मुसलमान के नाम पे देश को बांटा था अंग्रेजों ने। और जो उस समय के क्रांतिकारी थे ना, हमारे योद्धा थे, बाल गंगाधर तिलक और अपना ये लाला लाजपत राय, विपिन चंद्र पॉल, अलग अलग देश के कोने में से निकल के इन्होंने संगठन बनाया था, और 6 साल तक मेहनत की थी कि हम लोग धर्म के नाम पे देश का बंटवारा होने नहीं देंगे, नहीं तो हमारी संतानें बर्बाद हो जाएंगी आगे आने वाली। 6 साल मेहनत की, और 1911 में उसको रद्द करना पड़ा अंग्रेजों ने। धर्म के नाम पे बंटवारा हुआ, तो 1947 में क्यों हो गया फिर वही देश का बंटवारा? क्योंकि जो इस व्यवस्था को समझ रहे थे, अंग्रेजों की कुनीतियों को समझ रहे थे, उनको खत्म कर दिया गया 1947 आते आते। लेकिन जिनको सत्ता चाहिए थी, जिनको अंग्रेजों का लालच था, जिनको कुर्सियां चाहिए थी, जिनको प्रधानमंत्री बनना था, उन्होंने बंटवारा किया, बेच दिया उस समय के लोगों को।
और प्रधानमंत्री बन के बैठ गए। अब 14 अगस्त को माउंटबेटन देश का प्रधानमंत्री है, 15 अगस्त 1947 को देश का प्रधानमंत्री नेहरू है। ये जो टैक्स का सिस्टम था ये बदला साथियों, ये बदलना चाहिए था। बदलना तो क्यों नहीं बदला? उस समय के लोगों ने क्यों नहीं कोशिश की? इसको क्या कहोगे आप लोग? गद्दारी कहेंगे, बिल्कुल। 1861 का इंडियन पुलिस एक्ट चला हुआ है। 1860-61 के बाद ये कानून बनने शुरू हुए। फॉरेस्ट एक्ट, अंग्रेजों का बनाया हुआ एक कानून, फॉरेस्ट एक्ट, के जंगल से गांव का व्यक्ति लकड़ी नहीं ला सकता, भारतीय लकड़ी नहीं ला सकता। अंग्रेजों ने बनाया वो कानून कि अंग्रेज इसको काट कर सिगरेट बनाएंगे, बीड़ी बनाएंगे और चीजें बनाएंगे, एक्सपोर्ट करेंगे, ले जाएंगे। सरकार काट सकती थी अंग्रेजों की, लेकिन वो नहीं काट सकता था जिसको अपने लकड़ी काट के जंगल से, वो भी सूखी लकड़ी, उसको पहिया बनाना है, अपने बैलगाड़ी का पहिया बनाना है, वो हल बनाना है, उसने लकड़ी का कोई और औजार बनाना है, उसको नहीं काटने दिया, वो कानून बना दिया। अच्छा, जो ये कानूनों की बात की है मैंने, 34,735 कानूनों की बात की है, इसमें से एक भी कानून नहीं बदला साथियों। तो आजादी तो हम इसको कह नहीं सकते, लेकिन इतना जरूर है कि बोलने का अधिकार मिल गया। उस समय में बोलने का भी अधिकार नहीं था। अच्छा, इसमें उन्होंने जो किया कि भाई इसमें कोई फेर बदलाव नहीं हुआ, जितने भी कानून हुए। और एक बात और समझने की है कि अंग्रेजों ने सत्ता सौंप दी। एक पावर ऑफ ट्रांसफर एग्रीमेंट हुआ था, उस एग्रीमेंट का नाम ही है पावर ऑफ ट्रांसफर एग्रीमेंट, कि अंग्रेज अपनी पावर दे रहे हैं नेहरू को कि भाई हम ये अपनी पावर और ये चलाने के नियम कानून आपको दे रहे हैं, आप इस देश को चलाओ। ठीक है जी। आज सत्ता में बीजेपी है। जो कानूनों को फॉलो किया था जवाहरलाल नेहरू ने, उन्हीं कानूनों को फॉलो किया है कांग्रेस ने, बीजेपी ने। कल को कोई और पार्टी को वोट दे दोगे आप लोग, वो इन्हीं कानूनों का पालन करेगी, तो फिर इसमें भारत बचा रहेगा, समाज बचा रहेगा क्या उसमें? आप लोग देख लो कि 1947 से लेकर और आज तक कितनी जातियां बनाई गई, और गांव के गांव लड़ पड़ते हैं धर्म के नाम पर, जाति के नाम पर। कितना बर्बाद हो गए हम लोग। भाई जाति की एक बात कहूंगा मैं मानता हूं, ये मेरा विचार है कि जाति एक है, मानव जाति, वही सबसे बड़ा धर्म है। अगर मेरे पे कोई मुसीबत आई है तो दूसरा साथी अगर मेरी मदद कर रहा है तो वो मानव धर्म को निभा रहा है। अगर वो मेरी मदद नहीं करेगा, मैं उसकी मदद नहीं करूंगा, तो मानव धर्म को नहीं निभाया। और जो ये पूरे के पूरे कानून थे 34,735, ये आदमियों के द्वारा बनाए हुए हैं। समझ रहे हो जी मेरी बात को? इंसानों के द्वारा बनाए हुए हैं। अपना भारत किस पे चलता था? प्राकृतिक के कानूनों पर, प्राकृतिक नेचर के रूल पर, नेचर यूनिवर्सल के नियम पर, वो उस पे चलता था, विश्वास पे चलता था, नेचर के लॉ पे चलता था। ये आदमियों के बनाए हुए कानून है। अभी कोई कानून बन रहा है, वो किसी आदमी को तो सुख देगा और किसी आदमी को रगड़ देगा, तो ये तो फिर न्याय नहीं हुआ, गलत है, कहीं ना कहीं गड़बड़ी है इसमें। तो ये पूरे के पूरे इंसानों के द्वारा बनाए गए, और ये पूरी व्यवस्था बनाई गई थी भारत को बर्बाद करने के लिए साथियों, लूटने के लिए। तो भारत आज भी लूट ही रहा है, बर्बाद हो रहा है। जब एक भी कानून नहीं बदला तो लूट रहा है देश। और मैं मेरे नेता के साथ खड़ो के फोटो खिंचवाता हूँ, मेरा रिश्तेदार है, मेरा फलाना है, मेरा डमकाना है, मैं पूरी सपोर्ट करता हूं, मैं उस पार्टी से, मैं उस पार्टी से, मैं उस पार्टी से। इसको एक और इस तरीके से समझिए कि सारे गांव के, मुझे दिख रहा है कि खेती के बारे में बड़ा अच्छा समझेंगे कि मान लो जमीन ठेके पे दे दिया 1 किला किसी को, मैंने इस भाई का ले लिया, मैंने उसमें 1 साल के लिए ले लिया, 2 साल के लिए ले, इस भाई के साथ मैंने एग्रीमेंट कर लिया अपना, भाई मैं अपने हिसाब से इसमें फसल करूंगा, अपने हिसाब से जो मैंने बोना है मैं इसमें वो बोऊंगा। लेकिन जितना मेरा इसके साथ एग्रीमेंट हुआ मैं उस समय उसको छोड़ दूंगा। एग्रीमेंट का मतलब यही तो होता है, और ठेके का मतलब भी यही होता है कि 1 साल के लिए ठेके पे 1 किला लिया जाता है। मालिक कौन है उस जमीन का, उस किले का? मालिक तो यही भाई है ना जिसकी वो जमीन है, ऐसा ही हो ना। तो अब 5 साल के ठेके पे ले लेती है कांग्रेस, 5 साल के ठेके पे ले लेती है भारत सरकार को बीजेपी,
कल को कोई और ले लेगी, राज्य में कोई और ले लेगी। 5 साल के ठेके पे ही तो लिया जा रहा है ये देश। मालिक कौन है इसका? असली मालिक कौन है? जनता मालिक है, जो समझेगी तो। अच्छा, वार्ड का मेंबर है, उसकी तनख्वाह है, सरपंच की तनख्वाह है, एमसी की तनख्वाह है, एमपी एमएलओ की तनख्वाह है, सीएम की तनख्वाह है, प्रधानमंत्री की तनख्वाह है, राष्ट्रपति की तनख्वाह है। मैं तो ऑन कैमरा कह रहा हूं, तनख्वाह पे तो काम कर रहे हैं वो। तनख्वाह पे लेके तो काम फैक्ट्रियों में किया जाता है, नौकर काम करते हैं तनख्वाह पे तो, कलरक काम करते हैं। असली देश का मालिक है जो जनता है, और असली मालिक है देश का जो गांव है, जो देहात है, वो असली मालिक है इस देश के। तो ऐसे ही साथियों, मेरा और बताने का, समझाने का यही मात्र था कि ना तो हमारी करेंसी है, ना हमारी मोहर है, ना हमारा सिक्का है। और सुभाष चंद्र बोस ही एक ऐसे नेता थे जिन्होंने कहा था कि इनको मार के भगाना है। लेकिन उस समय में कितना दुर्भाग्य था मेरे देश का कि जो नेता बात कर रहा है अंग्रेजों को मारने की, मार के भगाने की, उसका साथ नहीं दिया देश के उस समय के नेताओं ने कुर्सी के लालच में। तो उसको मजबूरन विदेश जाना पड़ा, वो भी छिप के भागना पड़ा, और वहां जाके आजाद हिंद फौज बनाई, आजाद हिंद सरकार बनाई, और नारा दिया था उन्होंने जय हिंद का, जो आज तक चला हुआ है। तो असली नेता तो वही थे, और उसको समझना होगा, जानना होगा, अपने रीति रिवाजों को पहचानना होगा, समझना होगा, और आपसी भाईचारे को रखना होगा। एक बात जो बीच में रह गई थी कि मैं तो मानता हूं कि मानव जाति है जैसे वृक्ष एक जाति है, लेकिन उसमें अनेक प्रकार के प्रजातियां हैं, पेड़ हैं, और उनके गुण धर्म हैं। जानवर है, जानवर के नाम से क्या आएगा कि 4 टांगों से चलने वाले जानवर, तो उनमें भी अलग अलग कैटेगरीज है उनकी। तो ये मानव जाति है, मानव जाति में भी ऐसे ही है। जैसे मैं आपको बताऊंगा कि गुण धर्म स्वभाव, जैसे नीम का गुण है कि वो कड़वा होता है, लेकिन औषधीय गुण है उसके, बहुत से रोगों को वो ठीक करता है। ऐसे अनेकों प्रकार की जड़ी बूटियां हैं हमारे वनस्पति में। ऐसे ही अगर मानव का अगर नाम लेंगे, जैसे मैं आपको कहता हूं कि मैं नाई की बात करूंगा, तो आपके दिमाग में क्या जाएगा? बाल काटने वाला, ऐसे ही वो उसका गुण है। बढ़ाई का नाम लूंगा तो वो लकड़ी का काम करने वाला, जुलाहे का नाम लूंगा वो उसका काम करने वाला, तुरंत आपके दिमाग में चला जाएगा। तो ये उनके गुण धर्म और स्वभाव थे। तो बताने का तात्पर्य यही है साथियों कि जब तक गांव के गांव संगठित रहेंगे, समाज संगठित रहेगा, हम लोग बच जाएंगे। नहीं तो ये लोग इस देश को इतनी बर्बादी की तरफ लेके जा रहे हैं। ऐसे ऐसे आज भी आपके सामने कानून बन रहे हैं जिसको समझ ही नहीं पा रहे हैं हम लोग, जो समाज को बर्बाद कर रहे हैं। कौन बनाते हैं? हमारे नेता ही बनाते हैं। अगर आप उनसे बैठ के पूछोगे ना तो वो मुकर जाएंगे कि मैंने नहीं बनाया। जैसे अभी एक कानून की मैं बात करूं, लव मैरिज का कानून, क्या ये समाज के लिए अच्छा है? मैं आप लोगों से पूछता हूं जी। गांव के गांव में मालूम मित्रता है, समाज इकट्ठा रहता था, सब इकट्ठे रहते थे, उनका भाईचारा था। लव मैरिज का कानून बना दिया, और वो हमारी छाती पे हमारी बिटिया, हमारा बच्चा लव मैरिज करके गांव के गांव में बैठ गए। उसको प्रोटेक्शन कौन दे रहा है? सरकार दे रही है। 1861 का इंडियन पुलिस एक्ट दे रहा है। इस कानून से कितने परिवार बर्बाद हो गए, कितने गांव के गांव उजड़ गए, एक दूसरे मार दिए, काट दिए। तो ये लोग, आप लोग समझ नहीं पा रहे हो कि भाई ये कानून को खत्म करना चाहिए। नेताओं से पूछना चाहिए। आप नेता से पूछोगे कि नहीं मैंने नहीं बनाया, सीएम से पूछ लो आरटीआई लगा के कि मैंने नहीं बनाया, राष्ट्रपति से पूछ लो कि मैंने नहीं बनाया। तो फिर कौन बना रहा है भाई? कौन चला रहा है देश को? जब आप लोगों को पता ही नहीं है कानून बन रहे हैं, और इस कानून को ये और आगे लेके चले गए, और आगे लेके बढ़ गए। पहले उम्र थी 18 साल हमारी जागतियों की, लड़कियों की शादी करने की, इन्होंने की। लेकिन हमारे पूर्वजों ने एक सिस्टम बनाया हुआ था, उसको अगर आप आयुर्वेद के हिसाब से समझोगे, नेचर के हिसाब से समझोगे, तो वो बड़ा ही साइंटिफिक है। मान लो 10-12 साल की उम्र होती है बच्चियों की, तो उनमें जो है एक हार्मोन रिलीज होना शुरू हो जाते हैं।
हमारी बच्चियों में, ऐसा ही नौजवानों में दाढ़ी आना शुरू हो जाती है, रोम से आना शुरू हो जाते हैं, दाढ़ी मूछें निकलने शुरू हो जाती हैं, तो वो 15-16 साल की उम्र में जाके पक जाता है बिल्कुल। जैसे बिल्कुल गांव देहात की बात में आप समझोगे कि कोई फसल लगाई, गन्ना लगाया, उसका मीठा होने का कोई समय है ना उसका, जब वो मिठास लेगा गन्ना पूरी। ऐसे ही जब गर्म मजबूत होगी हमारी बच्ची की, उसका समय है। 10 साल में तो 10-12 साल की उम्र में तो वो प्रतिक्रिया शुरू हुई है और वो 16 साल की उम्र में जाके पक जाती है। जैसे जमीन को हम पहले पानी देंगे, गेहूं बोने की अगर तैयारी करनी है पानी देंगे, वो फिर बात आएगा खेत, उसको बाएंगे, उसमें फिर बीज डालेंगे। सेम ऐसे ही ये मानव में है, लड़के में भी है, लड़की में भी है। तो 16 साल की उम्र रखी गई थी। अगर कोई बच्चा उस समय में वो देख लेते थे, बड़े समझदार थे, कोई ठीक रहा तो ठीक है, अगर नहीं रहा तो उसकी शादी करा देते थे। ऐसा उनका सिस्टम था। इन्होंने क्या किया, आज की सरकारों की बात कर रहा हूं मैं, 47 के बाद की सरकारों की, इन्होंने क्या किया कि 18 साल उसकी उम्र रख दी कि अगर इससे छोटे बच्चे का आप शादी करोगे तो कानूनी जुर्म है। और उधर 15-16 साल का बच्चा जब हमारा इस हार्मोन रिलीज हो रहे हैं, उसके बन रहे हैं, पक रहा है, स्कूल में क्लासें इकट्ठी बैठा दी लड़के की और लड़की की, और उसमें प्रजनन अंगों के चैप्टर डाल दिए, वो पूरा का पूरा कबाड़ कर दिया, कचरा कर दिया। वो अब फिर समाज बर्बाद हुआ और फिर लव मैरिज का कानून ले आए कि अपनी मर्जी से बच्चा जो है शादी कर सकता है। हमें पता भी नहीं, हमारी आंखों के सामने इतना नाश हुआ पड़ा है। इसी तरीके से एक कदम और आगे चले, इन्होंने अब इसको 21 कर दिया कि लड़की की शादी की उम्र 21 साल है कानूनन, उससे पहले करोगे तो आपको जेल हो जाएगी। लेकिन एक इसके पैरेलल में कानून बनाया कि लिव इन रिलेशनशिप में रह सकती है, वो कबाड़ मचा सकते हैं, गंद मचा सकते हैं। लिव इन रिलेशन सब का मतलब है रखेल बन के रह सकती है वो। 16 साल चलो लगभग 16 कह रहे हैं भाई। तो ऐसे ही बढ़ते चले गए। अब ऐसे और इसी के पैरेलल में और ले आए एक कदम और आगे कि भाई लड़का लड़के से शादी कर सकता है, लड़की लड़की से शादी कर सकती है। एक पति अगर उसके घर में पत्नी है तो लिव इन रिलेशनशिप में वो दूसरी पत्नी रख सकता है, कानून है ये। अगर घर का रिश्तेदार या दूसरी पत्नी आपको आपकी पहली पत्नी बोलेगी कि आप गलत कर रहे हो तो उस पत्नी को जेल हो जाएगी। इतनी खुली छूट, इतना गंद मचाने का आपको पूरा अथॉरिटी कर रही है ये सरकारें। तो क्या समाज बचेगा उसमें? क्या गांव बचेगा उसमें? सब बर्बाद होने वाला है। और हम लोगों की तो मानसिकता इतनी खत्म हो गई है कि एक बिरड़ होती है ना, बिरड़ ततैया, वो जो घर बना लेते हैं अपना, पीली पीली सी होती है बिरड़। आप उसके घर को तोड़ोगे ना तो वो आपके ऊपर अटैक कर देगी, हमला कर देगी। ऐसे ही एक कुतिया होती है, कुत्ती अगर वो ब्याही होगी, उसको जरा सा आभास होगा कि ये मेरे बच्चों को नुकसान कर सकता है तो वो पाड़ लेगी, आपको मार भी सकती है। ऐसे ही वो शहद बनाने वाली मधुमक्खी है, वो मार भी सकती हैं आपको अपने बच्चों को बचाने के लिए। और हम इंसान क्या कर रहे हैं, मेरे बच्चे का जन्म हुआ हॉस्पिटल में, पैदा होते ही लगा दो इंजेक्शन, पिला दो दवाई इसको। हम उनसे भी गए गुजरे हैं, बिरड़ से भी, कुत्ती से भी गए हम लोग। वो तो अपने बच्चों की रक्षा कर रही है। और ये इतना बड़े नौजवान और अपने बड़े बुजुर्ग बैठे हैं, माताएं बैठी हैं, इस देश की तो ऐसी प्रथा रही है कि घर में ही जन्म हुआ करता था बच्चे का, और दाई हर गांव में हुआ करती थी, पूरा सिस्टम बना हुआ था। आज वो खत्म कर दिया। किसके नाम पे? अगर आपके पास आधार कार्ड नहीं होगा, जन्म पत्र नहीं होगी, बच्चे का एडमिशन नहीं होगा, ये नहीं होगा। अच्छा एक बात हो रहा है, आप अपने बच्चों को पैदा करते हो, बड़ा करते हो, पढ़ाते हो नौकरी करने के लिए। हमारे लोग तो ये मानते थे कि भाई अगर अपना स्थान छोड़ के वो दूसरे स्थान पे जाएगा, या तो वो वहां पे नौकरी करेगा, किसी की चाटुकारिता करेगा, या वहां के लोगों का वो हक खाएगा। जैसे मजदूरों के आंदोलन बड़े देखे होंगे आपने, बड़ा चला हुआ है। इंग्लैंड के लोग भी और वो विदेशों में भी करने लग गए कि भारत के लोग आके यहाँ पे हम लोगों की मजदूरी कम कर दी और हमारे लोगों को काम नहीं मिलता। तो ये वही सिस्टम है। तो बड़ा साइंटिफिक तरीका था हम लोगों का, अंग्रेजों ने इसको बर्बाद कर दिया। आज बुद्धि इतनी खत्म हो गई हमारी कि हम
लोगों को मालूम ही नहीं रहा कि भाई चल क्या रहा है, और सारा हमारे सामने हो रहा है। भाई ऐसे देश में आंगनबाड़ी की क्या जरूरत थी, जहां पे दाई बच्चा पैदा करा रही है, ताई काकी, ऐसे बच्चा पैदा हो जाता था उस समय में कि जैसे दाल भात बना ली हो घर में, नॉर्मल सी बात थी, बिल्कुल नॉर्मल सी। और गर्भ में जब बच्चा रहेगा तो अंदर तो अंधकार है, जब वो बाहर आएगा तो अंधेरा होना चाहिए, वहां पे लाइट नहीं होनी चाहिए। ये दाई आपको बता सकती है, स्कूल में नहीं बताएगा कोई, कॉलेज में नहीं बताएगा, यूनिवर्सिटी में नहीं बताएगा, ना कोई डॉक्टर बताएगा। भाई अगर एकदम वो बाहर आएगा और उसको चमक चांदना ये सिस्टम शोर सब दिखेगा, वो तो वैसे ही पागल हो गया, क्या कर लेगा वो, क्या समझ लेगा। तो 6 दिन हमारे हरियाणा में तो उसको अंदर ही रखा जाता था, छठी उसको बोलते थे। छठे दिन जब निकाला जाता था, मिठाइयां बनती थी अपनी, जो भी उस तरीके की थी, रिश्तेदार बुलाए जाते थे, गीत गाए जाते थे, खुशियां मनाई जाती थी। आज वो पैदा हॉस्पिटल में हो रहा है तो बाहर ही है, फिर वो तो अंदर तो है ही नहीं। तो इस पे गहन चर्चा हम लोगों को करनी पड़ेगी, घर घर इसकी चर्चा होनी चाहिए। और यहां तक की बात आप लोगों की जितनी समझ में आई है, अगर आप लोगों का कोई प्रश्न हो तो उसका उत्तर हम लोग देने के लिए तैयार हैं। और मैं बताना चाहूंगा कि जिस उद्देश्य से लगभग ज्यादा इसी तरीके से आए हैं साथी, तो उनको ये नई सी बात लगी होंगी, बताया गया होगा, तो भाई आप लोगों का जो है लोन माफ